कक्षा 12वीं में आगे देखना है अभी उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। तो जो उपसहसंयोजी यौगिक हैं उनके नामकरण के बारे में देखेंगे आगे। तो जो IUPAC नामकरण है, अकार्बनिक नामकरण की समिति है, जिन्होंने सन 1990 में किसी भी सूत्र को लिखने के लिए और उनका नामकरण करने के लिए नियमों को दिया था। तो उसी नियम के आधार पे किसी भी यौगिक का, चाहे वो संकुल यौगिक हो या फिर कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, तो ज़्यादातर इसमें लिया जाता है अकार्बनिक यौगिक को, तो उसका नामकरण इसमें करते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें है सूत्र को लिखना। तो सूत्र लिखने के लिए कुछ नियम इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला नियम है सरल या जटिल, माने कि जो सिंपल रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा, दोनों प्रकार के धन आयन को पहले लिखा जाता है। जब भी हम लोग लिखेंगे सूत्र को तो क्या करेंगे, धन आयन को पहले लिखेंगे, उसके बाद को ऋण आयन को लिखेंगे। जैसे NaCl लिखते हैं तो Na प्लस पहले लिखाता है, फिर Cl माइनस लिखाता है। वो तो सरल प्रकार के लिए हो गया, जैसे कि Na प्लस आएगा और Cl माइनस रहता है, और प्लस माइनस को नहीं लिखेंगे तो NaCl लिखाता है। इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, तो NaCl जो है इस प्रकार से अकार्बनिक यौगिक है। या फिर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो क्या होगा, इसमें का सोडियम प्लस के रूप में टूटेगा और ये पूरा संकुल माइनस के रूप में टूटेगा। तो जो सोडियम है इसमें प्लस चार्ज आता है, तो धन आयन कहाँ लिखाया, पहले लिखाया है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऋण आयन आएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऋण आयन है तो बाद में लिखाया है। इसी प्रकार से इसमें पहले दिन पढ़े थे, इसको बांटा गया था। इधर क्या था, धन आयनिक क्षेत्र, ये क्या था, संवहन मंडल, और ब्रैकेट के उस साइड क्या था, ऋण आयनिक क्षेत्र। तो धन आयनिक क्षेत्र में पहले लिखते हैं। अगर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है धन आयनिक में तो धन आयनिक क्षेत्र खाली रहेगा, लेकिन अगर धन आयन जुड़ा हुआ है तो उसको हमेशा धन आयनिक क्षेत्र में पहले लिखा जाता है। उपसहसंयोजी जो यौगिक है उसके क्षेत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोला जाता है। अब समन्वय मंडल के अंदर, माने जो समन्वय मंडल है किसको बोलेंगे, उपसहसंयोजक जो यौगिक है जिसको समन्वय मंडल बोला जाता है, उसके अंदर पहले धातु परमाणु का संकेत लिखेंगे। जो केंद्रीय धातु रहेगा उसके संकेत को पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, लिगेंड जितना भी रहता है उस लिगेंड को लिखते हैं, और लिगेंड को लिखने के बाद जितना भी लिगेंड है उसके नीचे में उसकी संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे इसके अंदर में पहले क्या लिखे हैं, केंद्रीय धातु, उसके बाद लिगेंड, उसके बाद जो लिगेंड की संख्या है उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। अब जो भी लिगेंड रहता है, जैसे एमीन क्या है, Na3 है, H2O है एक्वा, और क्लोरीन जब जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं क्लोरो। तो इन सब का नाम अगर एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरीन भी उसी में जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है और एमीन भी जुड़ा हुआ है, तो उसका नामकरण जब करेंगे तो अल्फाबेट क्रम में उसका नामकरण लिखा जाता है। जैसे एमीन क्या से आएगा, ए से आएगा, तो एमीन को पहले लिखेंगे। फिर अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो आएगा ब्रोमीन के लिए, तो ब्रोमीन ए के बाद बी, ब्रोमो आएगा। फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, ए के बाद बी के बाद सी, क्लोरो आएगा, तो क्लोरो को लास्ट में लिखेंगे और एमीन को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को जब देखेंगे डिटेल से तो ये सब क्लियर होगा। अब जो है बहुतंतुर लिगेंडों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। बहुतंतुर लिगेंड पहले देख चुके थे, जो एक से अधिक प्रकार के उपसहसंयोजी यौगिकों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। तो जो बहुतंतुर यौगिक हैं उनको भी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है या फिर अल्फाबेट क्रम में लिखा जाता है।
अब जो लिगेंड है उनका संक्षिप्त में जब उनको लिखते हैं तो जो ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट को पूरा पूरा ऑक्जेलेट ऐसे नहीं लिखते हैं, ओ एक सा लिख देते हैं, तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे ऑक्जेलेट जुड़ा हुआ है। माने संक्षिप्त रूप में ऑक्जेलेट के लिए ओ एक सा लिखा जाता है और एथिलीन डाइएमीन के लिए EN को लिखते हैं, स्मॉल ई और N। अब वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक परमाणु पाया जाता है, जैसे कई लिगेंड में एक से अधिक परमाणु पाया जाता है, जैसे कि एमीन में 3 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो नाइट्रोजन, तो टोटल 4 परमाणु उसमें पाए जाएंगे। तो उनमें जो है संक्षिप्त सूत्र के द्वारा उसको लिखा जाता है। जैसे एथिलीन डाइएमीन को EN करके ऐसे लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुर लिगेंड है, डाइएमीन 2 ठो एमीन है, तो EN करके उसको लिखा जाता है। अब जो समन्वय मंडल में जितने भी लिगेंड हैं और धातु के नाम हैं, इनके बीच में जब लिखा जाता है तो लिगेंड और धातु के बीच में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से दूरी नहीं रखते हैं। जैसे ये धातु है और ये लिगेंड है, तो यहाँ पे गैप नहीं रखना है एकदम ज्यादा, जैसे इसको CO और ऐसे नहीं लिखना है, NH3 इस टाइप से नहीं लिखेंगे, माने यहाँ पे गैप नहीं बचना चाहिए, लगना चाहिए कि ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप से पास पास में उसको लिखा जाता है। उसके बाद जो ऋण आयनिक, उदासीन और धन आयनिक तीनों प्रकार का जो लिगेंड रहेगा, उसमें एक समान लिगेंड के लिए वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा, अल्फाबेट क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि डाइएमीन में वर्णमाला क्रम में जब लिखेंगे डाइएमीन को, तो डाइएमीन जैसे 2 ठो एमीन है तो क्या डालेंगे वहां पे डाई, फिर एमीन 2 के लिए डाई, तो D शुरू आएगा डाई में, तो वहां पे D को अल्फाबेट में नहीं जोड़ेंगे, एमीन का हमेशा एक को अल्फाबेट के लिए चुना जाता है, और डाई एमीन है तो D वहां पे अरेंज करते समय D को नहीं मानते हैं, एक उसका प्रथम अक्षर माना जाता है। अब सूत्र में जितना भी धन आयन या ऋण आयन है उनकी कुल संख्या, जितना भी धन आयन ऋण आयन रहेगा उनकी संख्या को लिखने के लिए उसका क्या करते हैं, अभी जो देखे थे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, उस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके आवेश को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जटिल यौगिकों को लिखने के लिए आवेश वहां पे बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर में लगाया जाता है। यह हो गया। अब इन सब नियम को देखते हुए यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है CONH3 और Cl ट्राइस। यहाँ पे ये ऋण आयन वाला क्षेत्र है, इसलिए क्लोराइड में हमेशा ऋण आयन रहता है, तो ऋण आयनिक क्षेत्र में लिखा गया है। यहाँ पे धन आयनिक क्षेत्र में कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब इसका जब नामकरण करेंगे तो ये है हेक्सा। देखो पहले लिगेंड जितना ठो रहेगा उसको पहले लिखते हैं। अगर धन आयनिक क्षेत्र में कुछ भी नहीं है तो जितना ठो लिगेंड है उसको पहला लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड के नाम को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु को, उसके बाद बाहर में जो भी रहेगा उसको। लेकिन अगर धन आयनिक भाग में कुछ है तो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद बीच वाले को लिखेंगे, उसके बाद बाहर वाले को फिर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे धन आयन वाले में कुछ नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, 6 ठो एमीन है, 6 के लिए आता है हेक्सा, तो ये हो जाएगा हेक्सा। और इसको बोलते हैं एमीन, अमोनिया को, तो हेक्सा एमीन। अब ये है कोबाल्ट केंद्रीय धातु, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और यहाँ पे इसका जब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो +3 आता है, तो उस +3 के लिए रोमन अंक में यहाँ पे 3 लिखा जाता है। उसके बाद जो बाहर में क्लोरीन है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पे
यही क्लोरीन जब अंदर में रहेगा संवहन मंडल के तो उसको क्लोरो बोलेंगे, लेकिन संवहन मंडल के बाहर जब रहता है तो उसको बोला जाता है क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्लोराइड, लेकिन जब संवहन मंडल के अंदर रहेगा तो क्या होगा? क्लोरो। अब ये जो हो गया इसका नामकरण, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे सोडियम धन आयनिक क्षेत्र में है, तो इसका नामकरण जब करेंगे तो सोडियम को पहले लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। उसके बाद इसमें देखो कितना तो लिगेंड जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लिगेंड इसमें उपस्थित हैं। पहला तो एमीन जुड़ा है NH3, फिर जुड़ा है नाइट्रो NO2, उसके बाद है क्लोरो Cl, फिर है ब्रोमो Br। तो इतना सारा लिगेंड इसमें है, तो इसको अल्फाबेट क्रम में अरेंज करेंगे। पहले तो ब्रोमो लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? B से स्टार्ट होगा। क्लोरो लिखेंगे तो C से स्टार्ट होगा। एमीन के लिए A से शुरू होता है और नाइट्रो N से शुरू होगा। तो अब इसको जमाते हैं तो इसके नाम में सबसे पहले तो आएगा सोडियम, तो ये है सोडियम। उसके बाद यहाँ पे धन आयन, ऋण आयन और उदासीन। तो जो ऋण आयन रहेगा उसको पहले लिखा जाता है और उदासीन वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ऋण आयन वाला है उसको पहले लिखेंगे, फिर उदासीन को लिखेंगे। तो इसमें जो ब्रोमीन है ये ऋण आयन वाला है, ये है और ये है, तो ये तीनों क्या है? ऋण आयन वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे। और ये अमोनिया क्या है? उदासीन है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम, फिर ब्रोमीन, ये B से स्टार्ट होगा तो ब्रोमो, इसके लिए ये C से शुरू होगा तो B के बाद C आता है अल्फाबेट में, तो क्लोरो। उसके बाद ये आएगा नाइट्रो, ये तीनों ऋण आयन है इसलिए इसको पहले लिया गया है, तो इसके लिए आएगा नाइट्रो। और यहाँ पे N इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो नाइट्रो है इसमें N डबल बॉन्ड O माइनस इस टाइप से रहता है नाइट्रो। तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये भी दान करता है। पहले देखे हैं इसको देख चुके हैं पहले कि इसमें का नाइट्रोजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो यहाँ पे एम्फीडेंटेड लिगेंड में इसको देखे थे, तो जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा? यहाँ पे इसको प्लेटिनम को नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है, माने यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसीलिए नाइट्रो के बाद यहाँ पे कैपिटल N लिखे हैं। तो इससे पता चलता है कि नाइट्रो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे दान नहीं करता है, तो इस रूप में यहाँ पे नाइट्रो रहेगा। स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके बाद ये सब हो गया, तो अगला लिगेंड जो बचा है उसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एमीन NH3 के लिए। उसके बाद ये जो प्लेटिनम जुड़ा हुआ है, तो प्लेटिनम है तो इसको लिखते हैं प्लेटिनेट। तो प्लेटिनेट क्यों लिखेंगे? इसका जब ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? -2 आएगा या 2 माइनस यहाँ पे आएगा। तो जिसमें ऋण आयन रहता है उसके नाम के लास्ट में 8 जुड़ता है, जैसे प्लेटिनेट, क्यूप्रेट, इस प्रकार से। तो ये जो है प्लेटिनम है तो इसमें आएगा प्लेटिनेट। और यहाँ पे 2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो यहाँ पे आएगा 2। तो इस प्रकार से इसमें का ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 आता है, माइनस बोल दी थी, इसको सुधार लेना। तो जो प्लेटिनम है उसको लिखा जाता है प्लेटिनेट, और यहाँ पे जो +2 इसका ऑक्सीकरण अवस्था आएगा अगर कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से इनका
IUPAC नामकरण लिखा जाता है। उसके बाद दिया गया है कि जो एक नाभिकीय उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण के नियम। तो एक नाभिकीय वाले में उसका जो नाभिक रहेगा एक ठो रहेगा और वो क्या करेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक रहेंगे। तो उनका नामकरण के लिए आगे और नियम दिया गया है। तो इसमें यदि उपसहसंयोजक यौगिक आणिक प्रकार का रहता है तो आणिक यौगिक में क्या होगा, धन आयन का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। और किसी भी संकुल के लिए, आणिक संकुल के लिए एक शब्द में उसका नाम को लिखते हैं। तो अभी देखें, यहाँ पहले धन आयन का नाम आएगा, उसके बाद ऋण आयन का नाम आता है। अब जो संकुल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसमें सर्वप्रथम लिगेंड की संख्या को लिखते हैं, जैसे हेक्सा लिखे थे अभी। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, जैसे हेक्सा एमीन लिखे हैं उस टाइप से। उसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन है, सेंट्रल आयन है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे से ब्रैकेट के अंदर में रोमन अंक में लिखा जाता है। यह हो गया संकुल आयन का नामकरण। इसमें जो लिखे हैं उसी टाइप से लिखते हैं। उसके बाद तीसरा आता है लिगेंडों का नामकरण। तो जितने प्रकार के भी लिगेंड हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनका नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऋण आयनिक वाले लिगेंड का लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उदासीन लिगेंड का लिखेंगे। उसके बाद अगर धन आयनिक लिगेंड उसमें है तो उसका नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ये तीनों ऋण आयन वाले लिगेंड थे और ये क्या था, उदासीन था। तो हम लोग क्या किए, पहले ऋण आयन वाले को अल्फाबेट क्रम में लिखे हैं, उसके बाद क्या किए हैं, उदासीन को लिखे हैं। तो ये ऋण आयन जो वाला है उसको अल्फाबेट क्रम में पहले लिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा लिगेंड अगर है तो पहले ऋण आयन वाले लिगेंड को लिखेंगे, फिर उदासीन को लिखेंगे, उसके बाद धन आयन वाले लिगेंड को लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पे देख लेना, +2 इसके लिए आएगा। तो जैसे क्लोराइड है Cl- उसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमाइड को बोलेंगे ब्रोमो, साइनाइड के लिए आता है साइनो, और जो ऑक्साइड है उसके लिए ऑक्सीडो। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है लिगेंड का नामकरण बुक में, उसको देखना है। उसके बाद अगला दिया हुआ है ऐसे लिगेंड जिनके नाम के अंत में ITE रहता है या फिर ATE रहता है। तो उसमें से E को हटा करके उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, O। जैसे कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट जब लिखते हैं, जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट, इस प्रकार से ATE है इसके लास्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, इस E को हटा देंगे और इसके जगह में TO लिखते हैं। तो जो कार्बोनेट है ये वाला E हट जाएगा और O जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। इसी प्रकार से अगर ITE है, किसी के लास्ट में क्या है, ITE है, जैसे कि नाइट्राइट, NITRITE, इस प्रकार से ITE है किसी के लास्ट में। तो उसमें भी क्या करेंगे, इस E को हटा करके उसमें O जोड़ देंगे। तो नाइट्राइट का क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, और नाइट्रो का क्या हो जाएगा, नाइट्रो ही रहता है। उसके बाद दिया हुआ है जो उदासीन लिगेंड है, जैसे कि अमोनिया, जल, कार्बोनिल और सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का अगर नामकरण करते हैं तो उसके लास्ट में सभी अकार्बनिक जो लिगेंड रहेंगे उनके लास्ट में Y और L लगाया जाता है। तो
जैसे एमीन है, NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। और एथिलीन डाई एमीन, जैसे एथिल है कहीं पे तो उसको क्या लिखेंगे, एथिलीन लिखेंगे, इल लगाएंगे लास्ट में, वाई और एल लगा करके क्या करेंगे, एथिलीन करेंगे। और दो एमीन है तो डाई एमीन। उसी प्रकार से जो C6H5 ट्राइस, C6H5 ट्राइस और P, इसको ये किससे बना है, फेनिल से बना हुआ है। PH3, PH3 जो रहता है, PH3 का P यहाँ पे लिखे हैं और 3 हाइड्रोजन की जगह में यहाँ पे क्या है, 3 फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। C6H5 को फेनिल बोलते हैं। तो ये है जो फॉस्फीन बोलते हैं PH3 को, PH3 है फॉस्फीन, और फॉस्फीन में हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है C6H5। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ट्राईफेनिल। 3 है तो ट्राई, ये फेनिल है तो फेनिल, ट्राईफेनिल। और ये किससे बना है, फास्फीन से, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफेनिल फास्फीन। इसी प्रकार से लास्ट में जो कार्बोनिल रहता है उसके लास्ट में क्या आएगा, YL आता है। ये है कार्बोनिल, तो इसको लिखते हैं तो कार्बोNyL, इसके लास्ट में आएगा YL। तो इस प्रकार से YL लास्ट वाले भी लिगेंड पाए जाते हैं। तो ये हो गया लिगेंडों के नामकरण के लिए। अब इसमें एक और दिया हुआ है कि जो धन आवेशित लिगेंड, जो भी धन आवेशित लिगेंड है, माने कि धन आयन जिसमें रहेगा, जैसे कि NH2 और NH3, NH2 फिर आता है NH3+, यह भी एक लिगेंड है, इसके लास्ट में क्या है, प्लस जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड रहेगा उसके लास्ट में इयम जोड़ते हैं। इयम जोड़ेंगे माने कि IUM, इस प्रकार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2। अगर यह रहता NH2 और यह NH2, तो यह है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में एक तो H+ जुड़ा है तो क्या बना है, यह वाला लिगेंड बना है। तो हाइड्रोजन इसका नाम है, उसमें क्या जोड़ेंगे, IUM जोड़ेंगे, तो हाइड्रोजीनियम इसका नाम होगा। उसी प्रकार से नाइट्रोनियम और नाइट्रोसोनियम, ये दोनों भी धन आयनिक प्रकार के लिगेंड रहते हैं। एक और दिया हुआ है इसमें कि जो कार्बनिक मुक्त मूलक रहेंगे, फ्री रेडिकल जिनको बोलते हैं, या मुक्त मूलक जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे CH3 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल। इसी प्रकार से C6H5 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, मेथिल मुक्त मूलक, यह फेनिल मुक्त मूलक। इसी प्रकार से अगर इसमें C2H5 होगा तो यह हो जाएगा एथिल मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से जो फ्री रेडिकल रहते हैं, मुक्त मूलक रहते हैं, उनका अगर नामकरण करते हैं तो उसमें उनके नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ तक देखे रहना, उसके बाद इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।